सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म मिसा में टू माई सेल्फ नसीद रहन चौधरी। और यार 9th क्लास का मैं आज आखिरी लेक्चर दैट इज साउंड लेके आया हूँ। बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है ना, साउंड चैप्टर जो तुम्हारे 9th के सिलेबस में थोड़ा सा छोटा है, 11th में और डिटेल में पढ़ोगे। तो साउंड चैप्टर जो है इसमें बेसिकली हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ये क्लास 9 का आखिरी लेक्चर होने वाला है। ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम रहे कमेंट बॉक्स में किसी भी लेक्चर के लिए तुम कमेंट कर सकते हो। आई हैव नो प्रॉब्लम, मैं देखूंगा, रिव्यू करूंगा उसको। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम साउंड का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्या क्या कवर करेंगे, पहले हम कवर करेंगे वेव्स के बारे में। वेव साउंड में किधर से आया? वेव्स तो तुमको शायद टीवी सीरियल्स कार्टून में तुमने ये देखा होगा, दिस इज वेव, लहर। ओके, दिस इज नॉट रॉन्ग, बट वेव्स और भी टाइप के होते हैं। ओके, वेव्स टाइप्स वेव्स, इनके बारे में डिटेल में पढ़ने के बाद हम साउंड में जाएंगे। एक्चुअली ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं समझोगे साउंड घंटा समझ नहीं आएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको एंड रिवर्बरेशन, ये 4 टॉपिक्स कवर करेंगे, मेजर टॉपिक्स। इसके अंदर माइनर माइनर टॉपिक्स है। वन शॉट में ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम वेव, व्हाट इज वेव? वेव बेसिकली ये लहर नहीं, ए फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस है। ए फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस है। अब तुम पूछोगे कि वेव को मीडियम चाहिए कि नहीं, बताऊंगा बाद में। पहली बात, वेव के फॉर्म का डिस्टर्बेंस है। हमारे इधर एयर पार्टिकल्स है, ठीक है। एयर पार्टिकल्स में जब भी तुम किसी टाइप का डिस्टर्बेंस दोगे, जैसे मान लो मेरे पास नहीं है, मान लो ये जो वायर है, ओके, ये वाला जो वायर है, तार, मान लो ये गिटार का स्ट्रिंग है। ओके, अब जब तुम ऐसे इसको वाइब्रेट करोगे स्ट्रिंग की तरह, क्या होगा पता है? जो एयर के मॉलिक्यूल्स है वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। डिस्टर्ब होने के कारण इस तरह डिस्टर्ब होंगे कि उनमें एक एनर्जी आ जाएगा। क्यों, कैसे आएगा? ये हमने दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अपने हाथों से एनर्जी दिया, वो एनर्जी एयर के मॉलिक्यूल के पास गया, वो मॉलिक्यूल उसको इस स्टाइल में यूटिलाइज करेंगे कि एक साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है। सो वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बोल सकते हो, एक डिस्टर्बेंस बोल सकते हो, जो कि एयर वाटर हमको देखने में मिलता है। वेव इज अ डिस्टर्बेंस in a medium which moves from one point to another and carries energy without a net movement of particles. Without a net movement of particles. Net movement of particles क्या बोलना चाह रहा है? देखो, मान लो this is air, ठीक है, ये हवा है, ये सब हवा में नहीं दिखा रहा। ओके, मैं एक रस्सी की मदद से तुमको ये चीज दिखाता हूं। मान लो ये एक रस्सी है, यहां पर इसका एंड है, ठीक है, मान लो। अब मैंने इसमें दिया एक झटका, ऐसे ही ऐसे किया, रस्सी है, मैंने ऐसा किया इसको, ठीक है। ऐसा करने के कारण क्या हुआ? ये ऐसा हुआ, ठीक है। होने के बाद धीरे धीरे क्या होगा? नेक्स्ट ये ऐसा जाएगा, थोड़ी देर बाद ये ऐसा हो के ऐसे जाएगा, यहां पर एंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है, यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, यहां पर अलग मॉलिक्यूल्स है, यहां पर अलग मॉलिक्यूल्स है। ये 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स सेम नहीं है, अलग अलग हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स है इस पार्ट के है, इस पार्ट के, ये मॉलिक्यूल्स थे इस पार्ट के, रस्सी के जो इस पार्ट है, ये वाले इस पार्ट के थे, और ये वाले थे इस पार्ट के। तो वही बोल रहा है, विदाउट ए नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इधर पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं हो रहा, पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओके, ये पार्टिकल इधर नहीं जा रहा, पार्टिकल अपनी जगह ठीक है, नेट मूवमेंट जीरो है, मूवमेंट हो रहा है, बट डिस्टर्बेंस ये नहीं कि ये पार्टिकल सब इधर जा रहे हैं। सो दिस इज वेव। समझ आया? हाँ, बेसिकली प्रॉब्लम क्या आता है, स्टूडेंट्स को ये चीज समझने में प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि ये जो चैप्टर है तुमको फील ज्यादा नहीं आएगा डिस्टर्बेंस जब बोलूंगा। अब मैं अगर ये बोल के पार कर तो वेव लहर है, हाँ समझ गए, एक्चुअल तो एक डिस्टर्बेंस है। फ्यूचर में तुमको प्रॉब्लम आएगा अगर तुम डिस्टर्बेंस के हिसाब से उसको नहीं पढ़ोगे। ओके, सो वेव इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस, और ये सब इमेजिन करना थोड़ा सीखना पड़ेगा। ओके ओके ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव्स, एक है मैकेनिकल वेव्स, एक है नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो होते हैं रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल, रिक्वायर्स मीडियम। मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए होता है। डू नॉट, नॉन मैकेनिकल वेव्स को डोंट रिक्वायर मीडियम।
मैकेनिकल वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, नॉन मैकेनिकल वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। और मैकेनिकल वेव्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है साउंड। ठीक है, समझ आया। अब फर्दर जो मैकेनिकल वेव्स है वो दो टाइप में आ जाते हैं, एक है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, एक है ट्रांसवर्स वेव। अब समझो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होते हैं, यही कलर रहने दो। अब मैंने मान लो यहां पर जो पार्टिकल्स है, इधर मैं बात किया या फू मारा, मैंने हवा दिया, देने के कारण क्या हुआ, पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट करने लगे, ऐसे वाइब्रेट करने लगे। ये जो पार्टिकल्स है एक से एक कोलाइड किया, एक से एक कोलाइड किया, ठीक है। अरे भाई ये है मान लो एयर के पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स। मैंने एक को धक्का दिया, एफ फोर्स, फू मारा, ये इसको कोलाइड करके अपनी जगह फिर आएगा, ये फिर कोलाइड करके अपनी जगह फिर आएगा, कोलाइड करके अपनी जगह फिर आएगा। सो ये टाइप का जो वेव्स है, इस वेव्स को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और ट्रांसवर्स वेव्स तो क्या है पता है, लहर, ये वाला है ट्रांसवर्स वेव्स। अब समझ आया? ओके, ये है एम्पलीट्यूड, ये जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ क्या है मैं इधर अच्छे से समझाऊंगा, ये समझ नहीं आएगा। कंप्रेशन हो रहा है, वही एक्सपांशन हो रहा है। अब जो ट्रांसवर्स वेव होता है ऐसा, ठीक है, उसका जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं ट्रफ, ऊपर वाले को बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, ये एक वेवलेंथ है, आगे पढ़ाऊंगा। और ये है एम्पलीट्यूड, ये कंप्लीट हिसाब। ठीक है, समझ आया ना? कॉपी में उठाना है उठा लो, मैं तो प्रीफर करूंगा उठाओ, एग्जाम के पहले नोट्स ही काम आएंगे। ओके, नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कुछ टर्म्स रिलेटेड टू वेव्स हम यहां पर पढ़ेंगे। जैसे पहला आता है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? द टाइम रिक्वायर्ड, द टाइम टेकन, कि एक वेव कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव। टाइम पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल टी, इसको टी से डिनोट करते हैं हम, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ओके, टी द एसआई यूनिट टू मेजर द टाइम पीरियड इज सेकेंड, टाइम का ऑब्वियसली सेकेंड। इन अ वेव रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड इज शोन, बोले ये है वेव रिप्रेजेंटेशन। इतना कवर करने में जितना टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। समझ गए? हाया नासिब टर्म्स है, समझो। नेक्स्ट आता है हमारे पास, क्या आता है? फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड पर सेकेंड इज कॉल्ड वेव। भाई अच्छे से समझो, टाइम पीरियड है इतना करने में जितना टाइम लगता है, और फ्रीक्वेंसी है एक सेकेंड में कितना दूर जा सकता है। हो सकता है एक सेकेंड में इतना आए, हो सकता है इतना भी आए, हो सकता है इतना भी जा सकता है, हो सकता है फिर एक कंप्लीट वेव भी हो सकता है। तो उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, द नंबर ऑफ द, अरे यार थोड़ा छोटा है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक सिंपल न्यू। ऐसा होता है न्यू। हाँ, एसामिस जिसको पता है, एसामिस 9 की तरह होता है, इसको बोलते हैं न्यू। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ हर्ट्स, इसका यूनिट हर्ट्स होता है। फॉर्मूला क्या है? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस टाइम टेकन। समझ आया? ओके, रफ कर देता हूं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंट्रल पोजिशन इज नॉन एज एम्पलीट्यूड। मतलब इधर से इधर बोल लो या इधर से इधर, मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है क्रस्ट या ट्रफ तक, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ओके, एम्पलीट्यूड इज मेजर्ड इन मीटर्स। ऑब्वियसली कितना लंबा है मीटर्स में ही मेजर करेगा। नेक्स्ट स्लाइड, वेवलेंथ। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस, मतलब ये है एक वेव, ठीक है, ये एक वेव है। एक वेव कितना लंबा है वो तुम बोल सकते हो वेवलेंथ। ठीक है, एक वेव कितना लंबा है, इस डिस्टेंस को तुम वेव लेंथ बोल सकते हो। फिर से ये जो डिस्टेंस है इसको तुम वेवलेंथ बोल सकते हो। ठीक है, प्लस तुम इस डिस्टेंस को, दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को तुम वेवलेंथ बोल सकते हो, क्योंकि ये और ये सेम इक्वल होंगे। नेक्स्ट, तुम दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोल सकते हो। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कॉन्जिक्यूटिव रिफ्लेक्शंस, मतलब वेव। इट इज डिनोटेड विद द ग्रीक लेटर लैम्डा। इसको, ये है लैम्डा, लैम्डा की मदद से वेवलेंथ को डिनोट करते हैं।
ओके, वेवलेंथ इज मेजर्स इन मीटर्स, ऑब्वियसली लेंथ है मीटर्स में ही मेजर करेगा, समझ आया, हाँ या ना? ओके, नेक्स्ट हम और एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज लाउडनेस और ओके लाउडनेस और पिच, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। लाउडनेस क्या है? वॉल्यूम ऑफ साउंड, कितना ज्यादा लाउड हो, तुमको पता ही है लाउडनेस, सिर्फ फिजिक्स के भाषा में देखो, द वॉल्यूम ऑफ साउंड इज द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ साउंड। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट कॉल्ड डेसिबल टाइम एज the loudness of sound is directly proportional to the square of the amplitude of the vibration produce the sound। भाई जो लाउडनेस है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड, ठीक है? जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड क्या था? अरे ये चीज, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा लाउडनेस, ठीक है? और पिच क्या है? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड व्हिच हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस। द पिच ऑफ ए साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। जो पिच होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ओके? व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इंक्रीजेस पिच इंक्रीजेस, समझ गए, हाँ या ना? लिख लो। अरे पिच क्या है पता है? लड़कियों का पिच ज्यादा होता है, लड़कों का कम, क्योंकि उनका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, ये साउंड के बेसिस पे होता है, ठीक है? ओके, लाउडनेस से, हाँ ओके। अब साउंड क्या है? अब हमने वेव्स के बारे में इन डिटेल पढ़ लिया है, समझ आया इतना दूर जितना मैंने पढ़ाया? अरे हाँ या ना बोल, समझ आया? ओके, अब हम साउंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इन डिटेल। विदाउट वेव्स तुम साउंड के बारे में नहीं पढ़ सकते कुछ चीज़ें। जैसे साउंड क्या है, अगर मैं बोलने जाऊँ तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसा लाइट होता है, साउंड से क्या होता है? साउंड एनर्जी से हम सुन सकते हैं, जैसे लाइट एनर्जी से हम देख सकते हैं, हीट एनर्जी से हम गर्म फील कर सकते हैं। सो यही साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हेयरिंग इन ईयर्स। द फॉर्मेशन ऑफ इन साउंड इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, मतलब वेव्स। अरे भाई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करोगे मीडियम में तब तो एनर्जी ही प्रोड्यूस होगा ना, वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगा, एनर्जी डिस्टर्ब करेगा ना, वही। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ए साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ मैटर पार्टिकल्स व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स इज प्रोड्यूसेस साउंड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। कैसे प्रोडक्शन हुआ साउंड? ए साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ मैटर पार्टिकल्स। ये एयर है, ये वाइब्रेट हो रहा है, इसके कारण साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स इज प्रोड्यूसेस साउंड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, समझ आया, हाँ या ना? ओके, अब ये चीज़ है ग्राफ एनालिसिस है, डिस्टर्बेंस इन मीडियम, हाँ वो है टाइम। ये क्या है? डिस्टर्बेंस ऑकर व्हेन वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड, जब फॉरवर्ड मूव करेगा ये वाला, बैकवर्ड मूव करेगा ये वाला, फॉरवर्ड ये वाला, बैकवर्ड ये वाला, बस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कहीं से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारे सिलेबस में ये है ही नहीं, मैंने ऐसे ही लाया था। ओके, चाहो तो ये स्लाइड डिलीट कर दो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, छोड़ो, डिलीट करने की ज़रूरत नहीं, मत समझो। नेक्स्ट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तुमने पढ़ा था क्लास 8 में, डजंट मैटर पढ़ा हो ना पढ़ा हो, वो है ऐसे एक पाइप लो, इधर से तुम कुछ बोलो, ये इधर जाएगा, जाके जितना एंगल से इस नॉर्मल के बीच में जितना एंगल से ये लगा, इतने एंगल से ही ये रिफ्लेक्ट होके कान तक आएगा। एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। दिस इज एंगल आई, मतलब आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ साउंड, और यह है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, नेक्स्ट, इको एंड रिवर्बरेशन। इको एंड रिवर्बरेशन क्या है? अब भाई इको तो तुमको पता होगा, ये साउंड गया, ऑब्जेक्ट से टकरा के रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होके ऐसे आया, ये साउंड गया ना, रिफ्लेक्शन होने को मैं ग्रीन से दिखाता हूं, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इधर ही आया, तो ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है इसको हम इको बोलते हैं, समझ आया, हाया ना? रिफ्लेक्टेड वेव को हम इको बोलते हैं। डिड यू गेट माई पॉइंट? ओके, अब इको का डेफिनेशन देख लेते हैं। The repetition of a sound caused by the reflection of sound wave is called an echo. String produce sound. Reverberation क्या है? The repeated
रिवर्बरेशन थोड़ा अलग है इको से। द रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ ए साउंड फ्रॉम द वॉल्स, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ द हॉल, द रिजल्ट्स ऑफ अ साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन। तुम देखना एक खाली रूम में तुम चिल्लाओ, तुम्हारा आवाज तुमको गुंजा हुआ मिलेगा इको की तरह, बट उस टर्म को हम रिवर्बरेशन बोलते हैं। इस रिवर्बरेशन को ओवरकम करने के कुछ वेज है। क्या है, तुम कोई भी रूम में ज्यादा मटेरियल्स रख दो, ठीक है, एक खाली रूम में जाओ, बड़ा सा हॉल, ज्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए, कुछ बोलो तुम्हारा साउंड इको करेगा, उस इको को हम रिवर्बरेशन बोलते हैं। अगर उस रूम में जब तुम बिस्तर उसके बाद अलमीरा ये सब रखोगे, चीज रखोगे, तब ये चीज कम हो जाएगा। क्यों? ये जो चीज है ना साउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन वॉल्स जो है साउंड एनर्जी को, सीलिंग जो है वो साउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब ना करके जब तुम बोलते हो रिफ्लेक्ट करते हैं, जो कि गूंजते हुए आ रहे हैं, उसे हम रिवर्बरेशन बोलते हैं। वही लिखा है यहाँ पर। ओके ओके, नेक्स्ट साउंड रेंज ऑफ हियरिंग। एक ह्यूमन जो है उसका रेंज ऑफ हियरिंग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक रहता है। उससे ज्यादा ना हम सुन सकते, उससे ना कम। 20,000 लेस से जो होता है, लेस का साउंड, फ्रीक्वेंसी का साउंड, उसको हम इंफ्रासाउंड बोलते हैं। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज आर नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड ऑफ इंफ्रासाउंड। एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, व्हेल्स एंड राइनोसोरस प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड। ये लोग इंफ्रासोनिक साउंड के माध्यम से बात करते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक नहीं, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन अबाउट 20,000 20 किलोहर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासाउंड। एनिमल्स लाइक डॉग, डॉल्फिन, बैट्स, रैट्स कैन हियर दिस। इन लोग को ये साउंड सुनाई देता है। बैट्स एंड रैट्स आल्सो प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। और हमारा रेंज ऑफ हियरिंग क्या है? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ये हमारा रेंज ऑफ हियरिंग है। इससे कम ना हमको सुनाई देगा ना ज्यादा। सो लास्ट है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। ओके, ये स्क्रीनशॉट मार लो एक बार, 1 2 3 मार लो स्क्रीनशॉट। इसको पढ़ लो, ऐसे ही एग्जाम में कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं भी आता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ टुडेस लेक्चर एंड एंड ऑफ साउंड चैप्टर। बड़ा ही मजेदार चैप्टर था यार, तुमको मजा आया कि नहीं पता नहीं, बट ये सिंपल सा चैप्टर था। अच्छे से पढ़ना थ्योरी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना हर एक चीज के लिए। मैं कुछ बुक्स सजेस्ट करूंगा। अगर तुम सीबीएसई से हो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, तो तुम ओसवाल पब्लिकेशन की क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर सकते हो। और अगर सेवा बोर्ड से हो तो आरजी पब्लिकेशन एक अच्छा प्रेफरेंस रहेगा। दूसरे भी अच्छे हैं, बट ये दोनों मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं, आरजी पब्लिकेशन। और अगर थ्योरी के लिए कोई बुक चाहिए, तो थ्योरी के लिए मैं हमेशा एक बुक रिफर करूंगा, एस चांद, रिटन बाय लक्ष्मीर सिंह एंड मंजीत कौर। बहुत अच्छे बुक्स है, पढ़ो, थ्योरी मेरे से बेटर समझ आएगा तुमको, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अच्छे से पढ़ना एंड एग्जाम में 4 के आना। बेस्ट ऑफ लक।